हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके इग्नू सब्जेक्ट कोड BHDAE 182 की, जो कि आपका एक हिंदी सब्जेक्ट है, जिसकी बुक का नाम है हिंदी भाषा और संप्रेषण। ठीक है, संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। ठीक है ना। तो हिंदी भाषा और संप्रेषण ये आपकी बुक रहने वाली है। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन बने हैं इस सब्जेक्ट कोड से, उसको हम आज की सिंगल वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है ना। दिख रहा है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट ही है जो साल बार साल रिपीट हुए ना, उसको मैंने इंक्लूड करा है। और ये वीडियो कैसे रहने वाली है, वन शॉट, एक सिंगल वीडियो देखनी, एग्जाम में जाके बैठ जाना है। ठीक है ना। तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी, तो ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है। ठीक है ना। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा यूजर नेम है। आपकी कुछ भी पर्सनल क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका नाम है एकलव्य इग्नू। यहाँ पर आपको PDF नोट्स, जितनी अपडेट्स हैं वो मिल जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन पेपर है आपको मिल जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाषा के विभिन्न रूपों का परिचय दीजिए। ठीक है ना। तो क्या बता रहा है कि भाषा के विभिन्न रूप क्या होते हैं। ठीक है, भाषा के विभिन्न रूप क्या होते हैं। तो देखिए, जो भाषा होती है ना, भाषा के विभिन्न रूप व्यक्ति और समाज के बीच संवाद का माध्यम होता है। ठीक है, वो पता है भाषा क्या होती है, संवाद के लिए जरूरी होती है। और भाषा के जो विभिन्न रूप होते हैं व्यक्ति और समाज के बीच में क्या करते हैं, संवाद, यानी कि हम कह सकते हैं बातचीत। ठीक है, बातचीत का माध्यम होते हैं, ये आपको पता भी होगा। ठीक है ना। और भाषा के रूपों का क्या हम निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी कि जो भाषा के रूप है उसको हम अलग अलग क्या वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसकी हम बात करने वाले हैं। तो देखो आपके सामने ये भाषा के विभिन्न रूप हैं। ठीक है ना। तो पहला हो जाएगा हमारा वाचिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, क्षेत्रीय भाषा और सांस्कृतिक भाषा। तो ये हम इन पांच में क्या डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, भाषा के विभिन्न रूप को तो बारी बारी करके क्या करते हैं हम देख लेते हैं कि वाचिक भाषा क्या होती है, लिखित भाषा क्या होती है, सांकेतिक भाषा क्या होती है, क्षेत्रीय भाषा क्या होती है और सांस्कृतिक भाषा क्या होती है। ठीक है ना। तो ये क्या है, भाषा के विभिन्न रूप हैं। तो देखो, पहला हमारा आ जाएगा वाचिक भाषा। ठीक है ना। वाचिक भाषा समझ सकते हो, वाच यानी कि बोलना। ठीक है ना। तो देखो, यह वह भाषा जिसे क्या बोलकर व्यक्त किया जाता है। मैंने बोला ना वाचिक मतलब बोलना, तो वाचिक भाषा वही तो होगी जिसे बोलकर व्यक्त किया जाता है। इसमें स्वर, शब्द और वाक्यों का उच्चारण महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी। ठीक है ना। हमें इंग्लिश और जो हिंदी होती है उसमें कितना हमें ध्यान रखना होता है, प्रोनाउंसिएशन का। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना होता है। तो इसमें क्या होता है, स्वर का, शब्द का, वाक्यों का उच्चारण का ध्यान रखना होता है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, तो ये हमारी कौन सी होती है, वाचिक भाषा होती है, जिसे बोलकर व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आगे देखो लिखित भाषा। ठीक है, जिसको लिखकर व्यक्त किया जाए, सिंपल सा। ठीक है, भाषा रूप हो गया लिखित भाषा। तो इस भाषा में क्या विचारों और भावनाओं को लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है, और इस प्रकार की भाषा का उपयोग किताबों, लेखन में और दस्तावेजों में किया जाता है। बहुत सिंपल है। ठीक है, जिसको लिखित रूप में लिखा जा रहा है वो लिखित भाषा हो जाएगी। ठीक है, जो हम बोलते हैं उसको तो अगर हमने लिख दिया, जो हम बोल रहे हैं मान लो, अगर उसको हमने लिख दिया तो लिखित भाषा बन जाएगी। समझ आ गया। तो जब विचार है, जो भाव है, उसको लिखित रूप में पेश कर देना। ठीक है, तो हमें लेखन में, दस्तावेजों में देखने को मिल जाता है। ठीक है, इस भाषा का प्रयोग। आगे देखो, सांकेतिक भाषा। ठीक है ना, जिसमें हम क्या संकेत का यूज करते हैं। ठीक है, प्रतीकों का यूज कर रहे हैं। तो देखो, ये भाषा मुख्य रूप से क्या उन लोगों के लिए होती है जो सुन या बोल नहीं सकते। आपने देखो होगा, जो बोल नहीं सकते हैं या जो देख सुन नहीं सकते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, सांकेतिक भाषा यूज करते हैं। हम हाथों से बोलते हैं कि यहाँ आना है, यहाँ जाना है। ठीक है, ऐसे ऐसे हम करते हैं, यूं करते हैं, तो सिर्फ क्या है, सांकेतिक भाषा है। ठीक है ना, जो मैं हाथ के मूवमेंट कर रहा हूँ, संकेत दे रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं आना है, यहाँ आना है, यहाँ वहाँ जाओ, यहाँ आओ, तो समझ रहे हो। तो इस प्रकार से संकेत दे रहा हूँ, तो ये कौन सी भाषा हो जाएगी, सांकेतिक भाषा हो जाएगी, जो कि भाषा का एक रूप है। और ये मेनली किसके लिए होती है, जो सुनिया बोल नहीं पाते हैं। हाथों से, ठीक है, शरीर की ठीक है, शरीर से जो अन्य संकेतों के माध्यम से करते हैं, संवाद स्थापित किया जाता है। मतलब समझ आया। जो हम हाथों का करेंगे, शरीर को अलग अलग हिस्सों से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ताकि संकेत दे पाए कि करना क्या है, जो इस प्रकार से क्या है, सुनिए बोल नहीं सकता है। ठीक है, ताकि क्या कर सके, उससे संवाद कर सकें। ठीक है ना। संवाद करने के लिए तो हम हाथों से अलग अलग मूवमेंट करते हैं, ताकि क्या उसको समझ आ जाए। ठीक है, तो वो भी क्या है, सांकेतिक रूप से हम संवाद कर रहे हैं उसके साथ, जो कि सुनिए बोल नहीं पाता। सांकेतिक भाषा में इनके लिए यूज होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो, क्षेत्रीय भाषाएं। ठीक है, तो क्षेत्रीय भाषा में क्या आ जाएगा कि एक विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। ठीक है, जो एक मेनली रीजन में बोली जाती है। ठीक है, मान लो कोई एक क्षेत्र है, ये एक ये क्षेत्र है, इसमें कोई भाषा बोली जाती होगी। ठीक है, तो वो कौन सी भाषा कहलाएगी, क्षेत्रीय भाषा कहलाएगी। ठीक है, कौन सी भाषा कहलाएगी, क्षेत्रीय। ठीक है,
समझ आ गया, तो क्षेत्रीय भाषा ये कहलाएगी। और भारत में के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। आपको पता है भाई, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं हैं, ठीक है, यहाँ को राष्ट्रीय भाषा थोड़ी है। अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जो राज्य, वहाँ पर अपनी खुद की भाषा है। दक्षिण में जाकर तमिल देखने को मिलेगी, तेलुगु देखने को मिलेगी, मराठी देखने को मिलेगी। गुजरात साइड जाओ तो गुजराती, राजस्थानी, तो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग भाषा। तो कैसी भाषा है? क्षेत्रीय भाषा है। तो ये भी क्या, भाषा का रूप ही तो है ये, ठीक है। तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली सब एग्जाम्पल हो जाएंगे, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो भारत में क्या बहुत से राज्य क्षेत्र है जहाँ पे उनकी खुद की भाषाएं हैं। अगला हमारा सांस्कृतिक भाषा। तो सांस्कृतिक भाषा देखो, तो ये भाषा किसी विशेष समाज या सभ्यता की संस्कृति को इंगित करती है, धरोहर होती है, ठीक है, या संप्रेषित करने का माध्यम होती है, जैसे संस्कृत, अरबी, ठीक है। तो ये भाषा क्या किसी विशेष समाज या किसी सभ्यता की धरोहर को क्या संप्रेषित करने यानी कि दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम होती है सांस्कृतिक भाषा, ठीक है। आपने देखा होगा संस्कृत भाषा, अरबी भाषा। तो अरबी जो अरब सभ्यता है, जो अरब संस्कृति है, उसको संप्रेषण करना यानी कि उसको पहुंचाना दूसरों तक। संस्कृत का भी यही है, ठीक है। तो अपने के एक समाज या सभ्यता की सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखना, उसको संप्रेषित करने के लिए सांस्कृतिक भाषा होती है उस संस्कृति की, ठीक है, उस सभ्यता की। तो हमारी ये संस्कृत आ जाएगी, हमारी अरबी आ जाएगी। समझ आ गया भाई, तो ये हमारी सांस्कृतिक भाषा हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा कि स्वर एवं व्यंजन के उच्चारण में होने वाले प्रयत्नों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। आपको क्या बताना है? स्वर है जो व्यंजन है, जो इसको प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं, उच्चारण हम करते हैं, तो कौन कौन से प्रयत्न करने होते हैं उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, हमारे कुछ स्वर होते हैं, आपको पता है, ठीक है, आपने बचपन में पढ़ा है, और हमारे व्यंजन होते हैं, ठीक है, स्वर व्यंजन, ठीक है। समझ आ गया, तो आप देख लो भाई, ये इसको हम वोवल्स बोलते हैं, और ये हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं स्वर की, ठीक है ना। तो देखो, तो स्वरों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, ठीक है। जब हम स्वर बोलते तो हमें कोई अवरोध इसमें नहीं आता है, मतलब कोई रुकावट इसमें नहीं आती है, ठीक है। स्वर का उच्चारण करते समय मुखर यंत्र के विभिन्न भाग, जैसे कि होठ, मुखर यंत्र मतलब हमारा मुंह, ठीक है ना। तो उसके अलग अलग भाग, जैसे कि होठ हो गया, तालु हो गया, जीभ हो गया, एकदम स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, ई। तो मतलब कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है, ठीक है। स्वरों में प्रमुख रूप से ह्रस्व और दीर्घ स्वर आते हैं, इनकी बात करेंगे, ठीक है ना, कि हमारा ये ह्रस्व और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं इसकी हम बात करने वाले हैं। उदाहरण के लिए आप ध्यान रख लो, आ ई। तो इसमें हमें कोई प्रकार का क्या है, अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है, ठीक है। हम इजीली बोल पा रहे आ ई ऊ, तो हमारे स्वर होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या कोई अवरोध का हमें सामना नहीं करना होता है। तो ये जो हमारे मुखर तंत्र हैं, ठीक है, जैसे होठ, तालु, जीभ, ये सब हो गया, तो ये एकदम स्वतंत्र होते हैं, ठीक है ना। व्यंजन की बात करो तो देखो, तो व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख के किसी न किसी हिस्से में अवरोध उत्पन्न होता है, और व्यंजन जब उच्चारित होते हैं जब वायु प्रवाह को आंशिक या पूर्ण रूप से रोका जाता है, ठीक है ना। देखो, जैसे स्वर में हमें कोई अवरोध नहीं आता, लेकिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय अवरोध आते हैं, ठीक है। मुख के किसी न किसी हिस्से में अवरोध आता है, मतलब बोलते वक्त हमारे या तो जीभ टच हो गया, तो होठ टच होगा, तो अवरोध उत्पन्न होगा ही होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि व्यंजन तब उच्चारित होते हैं जब वायु प्रवाह को आंशिक या पूर्ण रूप से रोका जाता है, ठीक है, जो वायु होती है। और व्यंजनों को उच्चारण के आधार पर 5 समूह में बांटा जाता है, कि व्यंजनों को जब उच्चारण करते हैं ना, तो उसको 5 समूह में बांटा जाता है, ठीक है ना। और ये 5 समूह कौन कौन से हैं, तो देख सकते हो इस प्रकार से हैं, ठीक है। कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ है, ठीक है ना। तो व्यंजनों को हम इन 5 समूह में बांट सकते हैं। कंठ मतलब क्या होता है, गले से जो आवाजें निकलती हैं, ठीक है ना, कंठीय वाला, ठीक है। जैसे क खा बोल के देखो, गले से आवाज आ रही है, ठीक है ना। तो व्यंजनों को क्या हम कंठे में, और दूसरा क्या हमारा तालव्य। तालव्य क्या होता है, जिसको हम तालु बोल देते हैं, यानी कि जो हमारे मुंह का जो ऊपरी छत है, ठीक है ना, जहाँ से हमारे दांत सटे हुए हैं, वो आप कह सकते हो, उसको हम बोलते हैं तालव्य, ठीक है ना। जैसे कि च छ, देखो आपकी जीभ कहाँ टच हो रही है, जहाँ पर आपकी जीभ टच हो रही है ना, उसी को हम बोलते हैं तालव्य। बोल के देखो मेरे साथ, च छ, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं तालव्य। तो व्यंजनों में देखो अवरोध उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, कोई भी स्वतंत्र रूप से नहीं बोल पा रहे हैं। होठ किसी में होठ टच होएगा, तो किसी में गले से आवाज निकलेगी, तो कोई भी स्वतंत्र रूप से नहीं है, ठीक है। तो व्यंजनों में क्या अवरोध उत्पन्न होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, अवरोध उत्पन्न होते हैं उच्चारण करते वक्त, ठीक है, उच्चारण करते वक्त, ठीक है ना, ध्यान रखना। तीसरा आ जाएगा हमारा मूर्धन्य, ठीक है। मूर्धन्य में क्या आ जाएगा, ट ठ। देखो कहाँ से बोले जा रहे हैं, तुम्हारा मूर्धन्य दंते यानी दांत, ठीक है। जैसे कि त था, नहीं दांत से बोले जा रहे हैं, देखो दांता चौरे हमारे, त था। उसके बाद ओष्ठ है, ओष्ठ यानी कि हमारा होठ, ठीक है। इसी बोलो प फ। देखो होठ आपस में मिल रहे हैं, प फ, देखो मेरे ही मिल रहे हैं होठ,
तो ये ओष्ठ हो जाएगा। तो इसे 5 समूह में क्या हम बांटते हैं, किसको, वर्ण को। ठीक है, आया समझ। और स्वतंत्र स्वरों में क्या स्वतंत्र ध्वनि होते, जबकि क्या व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, स्वतंत्र क्या होती है, आपस खुद स्वतंत्र होती है। क्या बोला मैंने, देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ आ, ठीक है, क्या स्वतंत्र है बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ आ, इसे मुझे कोई भी जरूरत नहीं किसी और ध्वनि की। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ ना का, तो ये हमारा क्या है, ये एक व्यंजन है। तो का में ना भाई, का में आ भी मिला हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है ना, अगर का से मैं आ हटा दूंगा तो ये हलंत लग जाएगा नीचे वाला ये। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्या बोल रहा हूँ मैं, का में ये हलंत लग जाता है अगर इसमें का नहीं होता है। ठीक है ना, अगर हम इस का को लिखते हैं ना, इसका मतलब है ये का हलंत वाला प्लस में आ, तब क्या बनता है, ये का बनता है। तो यहाँ पर यही बोला है कि जो व्यंजन है उसके उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। अगर आप क बोल रहे हो उसमें आ की आवाज ऑटोमेटिकली आ रही है, लेकिन स्वतंत्र में ऐसे कोई ध्वनि की जरूरत नहीं होती, वो फ्री है। ठीक है ना, हम अ बोलेंगे ई बोलेंगे तो वो नहीं की आवाज आएगी, लेकिन क बोलेंगे तो आ की आवाज भी आएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा ही दिया है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है, वर्ण को इन 5 समूह में हम बांट सकते हैं, कंठे, तलव्य, मूर्धन्य, दंते और ओष्ठ्य। ठीक है ना, आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, स्वर के प्रकारों को रेखांकित कीजिए। ठीक है, आपको स्वर के प्रकार बताने हैं, यानी कि वोवल्स के टाइप्स बताने हैं। तो देखिए, स्वर वे ध्वनियां होती जिन्हें क्या बिना किसी अवरोध के उच्चारित किया जा सकता है। स्वरों के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। ठीक है ना, स्वर मैंने बता ही दिया है जिनको क्या बिना किसी अवरोध के उच्चारित बोला जा सकता है, प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं उसको। और बाकी स्वर के मुख्य प्रकार कौन कौन से उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखो, पहला आता है हमारा ह्रस्व स्वर। ठीक है ना, तो यानी शॉर्ट वोवल्स, यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण कम समय में होता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता। ठीक है, बहुत कम समय लगता है बोलने में। ठीक है, ह्रस्व का मतलब होता है शॉर्ट। ठीक है ना, तो जिसमें कम समय लग रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा ह्रस्व स्वर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर भाई, उदाहरण के लिए अ ई उ। ठीक है ना, अ आ ई, सॉरी आ नहीं होगा, अ ई और उ, बहुत कम समय लग रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इनकी बड़ी मात्रा वाला ले लूंगा ना, तो वो ह्रस्व स्वर में नहीं आएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो अ ई उ, तो बहुत कम समय लग रहा है इनका उच्चारण करने में, तो ये मेरा हो जाएगा ह्रस्व स्वर। ठीक है ना, उसके बाद देखो दीर्घ स्वर, यानी कि लॉन्ग वोवल्स। ठीक है, तो उसका उल्टा कर दो, जिन स्वरों का उच्चारण लंबे समय तक किया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। काफी आसान है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो उदाहरण के लिए आ ई उ, तो मतलब पहले से ज्यादा टाइम लग रहा है मेरे को, बोलूंगा आ ई उ, तो देखो ज्यादा साउंड इसमें लेना पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे दीर्घ स्वर हो जाएंगे, जिसमें क्या थोड़ा उच्चारण करने में लंबे समय लगता है, लंबा टाइम लगता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा वो। आगे देखिए हम संयुक्त स्वर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, देखो कि दोनों दो स्वरों के मेल से बने स्वरों को क्या कहते हैं, हम संयुक्त स्वर कहते हैं। दो स्वरों के मेल से बना क्या बनता है, उसको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो स्वर आपस में जुड़ेंगे, एक स्वर प्लस में दूसरा स्वर, तो क्या बनेगा, एक संयुक्त स्वर बनेगा। ठीक है ना भाई, संयुक्त क्या बनेगा, संयुक्त स्वर बनेगा। ठीक है ना, ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं अ प्लस ई को जोड़ता हूं तो मेरा क्या बनता है, ए बनता है। ठीक है ना, अगर मैं अ और उ को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा भाई, अ और उ को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है ना, समझ आ रहा है भाई। अगर मैं अ प्लस उ को जोड़ूंगा तो मेरा बन जाएगा भाई ओ। तो देखो ना, एक स्वर दूसरा स्वर, ये मेरा संयुक्त स्वर। ठीक है ना, तो दो स्वरों के मेल से बना स्वर संयुक्त स्वर कहलाता है। ठीक है भाई, समझ आ रहा है। आगे देखो नासिक के स्वर। ठीक है ना, नेसिलाइज्ड वोवल्स। ठीक है, तो यानी कि जब स्वरों का उच्चारण नाक का भी उपयोग हो, जब हम स्वर का उच्चारण कर रहे हैं ना, तो हमारी नाक का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, हमारी नोज का प्रयोग हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं नासिक के स्वर कहा जाता है। ठीक है, नासिक के, तो यहाँ देखो ना आ रहा है, तो ये ना से आप समझ सकते हो। ठीक है ना, नाक, तो जब हम स्वरों का उच्चारण कर रहे हो तो हमारी नाक का प्रयोग भी हो रहा है, हमारी नोज का प्रयोग भी हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं नासिक के स्वर, यानी कि नेशनलाइज्ड वोवल्स। ठीक है, बहुत आसान है, आपको समझ भी आ रहा होगा। उदाहरण के लिए अंग, देख लो आपकी नाक से आवाज आ रही है ना, अंग, तो ऐसा ध्यान रखना। तो ये आपको ध्यान रखना, नासिक के स्वर हमारे ये हो जाएंगे। आगे हम बात करें स्वरों के वर्गीकरण का आधार क्या है, स्वरों के मुखर यंत्र में ध्वनि के स्थान के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है ना, तो स्वर के जो वर्गीकरण का आधार क्या है, स्वर का जो मुखर यंत्र, यानी जो मैंने बताया था होठ दंत, इसमें सब आ जाता है हमारा। तो स्वर के को मुखर यंत्र में ध्वनि के स्थान के आधार पर भी क्या वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि कंठे स्वर, तालव्य स्वर, ओष्ठे स्वर, यानी कि मुखर यंत्र। क्या बोल रहा हूँ मैं, मुखर यंत्र के बेसिस पर भी क्या है, स्वर को डिवाइड किया जाता है, जैसे कि हमने वर्णों को डिवाइड किया था। ध्यान रखना। ठीक है भाई, समझ आ रहा है।
और स्वरों का उच्चारण करते समय वायु प्रवाह अवरोधित नहीं होती है, ठीक है ना। ठीक है, वायु कोई रुकती उकती नहीं है और ये स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बोलूंगा ना, जैसे हमारे होठ टच हो रहे हैं, ऐसा शब्द जिसमें, ऐसा वर्ण जिसमें होठ टच हो रहे हैं, तो वहाँ देखो वायु रुक जाएगी, ठीक है, वायु अंदर थोड़ी जाएगी। जैसे मेरे होठ जो हैं आपस में मिलेंगे कुछ बोलने के लिए, तो उसमें हवा अंदर नहीं जाएगी फिर। तो यहाँ पर यही बोला है कि जो वर्ण होते हैं वायु अवरोधित होती है, बट स्वर में नहीं होती है, ठीक है। अ आ ई उ, ठीक, कितना ही बोल लो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आपके होठ मिलेंगे, स्वतंत्र रूप से आप बोल सकते हो, ठीक है। तो समझ आ गया भाई, स्वरों का उच्चारण करते समय वायु प्रवाह अवरोधित नहीं होती है, ठीक है। समझ आ गया, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना भाई, ठीक है। उसके बाद देखो, उच्चारण के आधार पर किए जाने वाले वर्णों के भेदों की चर्चा कीजिए। भाई उच्चारण के आधार पर जो हम वर्णों को या भेद करते हैं, यानी वर्णों के प्रकार में बांटते हैं, वो आपको बताना है, ठीक है। देखो, तो वर्णों का विभाजन उच्चारण के आधार पर दो प्रमुख वर्गों में किया जाता है, ठीक है भाई। जो वर्णों का विभाजन करते हैं उसके मेनली दो टाइप्स, हम मतलब कि दो प्रमुख वर्णों में विभाजित किया जाता है उच्चारण के आधार पर, ठीक है। तो पहला क्या आ जाएगा हमारा, स्वर। दूसरा हमारा आ जाएगा व्यंजन, ठीक है ना भाई। जो हमारे वर्ण होते हैं ना, उसको हम क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उसकी प्रोनाउंसिएशन के आधार पर, ठीक है ना। एक स्वर आ जाएगा, एक व्यंजन आ जाएगा, आगे समझ। तो बारी बारी बात करते हैं भाई। पहले हम बात करते हैं स्वर के बारे में, ठीक है। तो सर बता चुका हूँ, जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, ठीक है। क्वेश्चन आपके यही आएंगे बार बार, अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप लिखना आपको वही होगा, ठीक है। जिनको क्या बिना किसी अवरोध के हम बोल सकते हैं, और ये ध्वनियाँ क्या स्वतः पूर्ण होती है, मतलब खुद में पूरी होती हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि इनको और किसी जरूरत नहीं होती। आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने, स्वतंत्र होते हैं, इसमें और किसी ध्वनि, मतलब ये अ है ना, इसमें और कोई ध्वनि ऐड नहीं है, ठीक है। क्या और कोई ध्वनि इसमें ऐड नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैंने बोला क, तो उसमें आ ऐड है ऑटोमेटिकली, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये क्या होता है, खुद ही जो स्वर होते हैं खुद ही के पूर्ण होते हैं, और इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अ आ ई, ठीक है ना। व्यंजन की बात करूं, तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण किसी के स्वर के साथ किया जाता है। मैंने आपको बताया ना भाई, अगर मैं का बोल रहा हूं तो इसके अंदर आ भी जुड़ा हुआ है, तो अ के साथ भाई का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही बोला है कि जिनका उच्चारण किसी के स्वर के साथ किया जाता है, और व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु प्रवाह कहीं ना कहीं अवरुद्ध होती है, ठीक है ना। जब हम क्या कर रहे हैं, व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं, तो वायु प्रवाह कहीं ना कहीं अवरुद्ध होती ही होती है। अगर हमारे होठ टच करेंगे तो वायु प्रवाह जो हमारे जिसके हम सांस ले रहे थे वो रुकेगी, ठीक है, जब भी हम उसका उच्चारण कर पाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो वर्ण में क्या होती है, वायु अवरुद्ध होती ही होती है, ठीक है भाई। और व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं, आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है भाई। अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है, इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। अब इसके अन्य भेद भी होते हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसा हो जाएगा हमारा अघोष और घोष। उसके बाद आगे भी हमें बात करनी है एक महाप्राण और अल्पप्राण। ध्यान रखना है, टिप्पणी में भी पूछ लेते हैं आपसे महाप्राण अल्पप्राण के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं अघोष और घोष की। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र नहीं कंपित होती है, उन्हें क्या कहते हैं, हम अघोष कहते हैं। उदाहरण के लिए क चा, ठीक है। जैसे हमारा कोई भी क्या स्वर तंत्र कंपित नहीं हो रहा है, यानी वाइब्रेट नहीं हो रहा है, तो उन्हें घोष कहते हैं। जबकि घोष व्यंजन क्या होते हैं, जिनमें स्वर तंत्र की कंपन होती है, ग ज, ठीक है ना। स्वर तंत्र हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र कंपित नहीं होता है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क चा दे रही है, कोई भी हमारा स्वर तंत्र हमारा क्या कंपन नहीं हो रहा है, कि घोष व्यंजन में बोल रहा हूँ अगर ग ज, तो देखो मेरे गले से भी आवाज निकल रही है, तो स्वर तंत्र है, ठीक है ना ये। तो ये क्या होगा, कंपित हो रहा है, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। और तो देखो, महाप्राण अल्पप्राण ये भी एक प्रकार है, ठीक है, अन्य भेद नहीं वर्णों के। तो उच्चारण के समय श्वास की अधिक मात्रा का प्रयोग महाप्राण कहलाता है। उच्चारण जब हम कर रहे हैं वर्ण का, तब क्या है, अगर अधिक मात्रा लग रही है श्वास की, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो महाप्राण हो जाएगा। और जैसे ख घ, समझ आ रहा है, तो खुद बोल के देखो, समझ आ जाएगा आपको। अल्पप्राण में श्वास की कम मात्रा का प्रयोग होता है, ठीक है। अल्प प्राण मतलब कि जिसमें क्या है, श्वास की कम मात्रा, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसकी कम मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे क ग, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वचन विधान क्या है, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए, ठीक है ना। तो आपको क्या बताना है, वचन विधान क्या होता है। बहुत इजी क्वेश्चन, आपने बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। तो वचन विधान क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम और क्रिया के एक वचन या बहुवचन का रूप सही ढंग से प्रयोग। तो ये क्या है, हमारा वचन विधान होता है, यानी कि संज्ञा सर्वनाम और क्रिया का एक वचन या बहुवचन रूप का सही ढंग से प्रयोग करना, ठीक है। इनका मतलब संज्ञा सर्वनाम का जब हम वचन बदलते हैं एक वचन से, या हम एक वचन को क्या कर रहे हैं, हम बहुवचन में बदल रहे हैं,
तो इनका सही ढंग से प्रयोग, तो ये हमारा वचन विधान होता है, ठीक है ना भाई। और हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, आपको पता ही होगा, तो देख सकते हो, ठीक है। एक वचन जब किसी शब्द से एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, कि एक ही का बोध होना चाहिए, दो का नहीं, ठीक है, दो का तो बहुवचन हो जाएगा, ठीक है ना। जब किसी शब्द से एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है तो हमारा वो एक वचन हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। उदाहरण के लड़का स्कूल जा रहा है, ठीक है भाई, लड़का स्कूल जा रहा है, लड़के नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अगर लड़के यूज होता ना, ये हमारा बहुवचन हो जाता है, ठीक है ना भाई। लड़का क्या है यहाँ पर हमारा, लड़का क्या है, ये एक संज्ञा है, ठीक है ना। तो लड़का स्कूल जा रहा है, तो एक लड़का है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक वचन का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। उसके बाद बहुवचन, ठीक है, जब किसी शब्द से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है तो हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। उदाहरण के लिए अब लड़के स्कूल जा रहे हैं, ठीक है भाई, लड़के कितने हैं, दो हैं, ठीक। लड़के मतलब एक भी हो सकता है, एक नहीं दो भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया यहाँ पर, लड़के स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और वचन के अनुसार क्या है, क्रिया का भी रूप बदलता है, आपको पता होना चाहिए। जैसा वचन है उसके हिसाब से क्रिया का रूप बदलेगा। जैसे कि देखो, राम खेलता है, ठीक है ना, राम खेलता है, यहाँ पर क्या एक वचन है भाई, खेलता एक वर्ब है, ठीक है, प्ले। तो यहाँ पर खेलता हमें दिख रहा है सिंगल है, मतलब कि एक वचन है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आई है। लेकिन मैं बोलूँ राम और श्याम खेलते हैं, तो खेलते यहाँ पर क्या हो गया भाई, बहुवचन हो गया, ठीक है भाई, ध्यान रखना। समझ आ गया, बहुवचन हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक कुछ समझना आया हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। यहाँ से आगे हम बात करते हैं विशेषण और उसके प्रकारों का परिचय दीजिए। विशेषण क्या होते हैं और उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, आपको ये बताना है, ठीक है भाई, तो ध्यान से सुनना। तो विशेषण क्या होते हैं, विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता हो, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा क्या होती है आगे बताऊंगा, बाकी बता ही देता हूँ। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, और जो संज्ञा के स्थान पर शब्द यूज होता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के लिए राम, ठीक है, कोई जगह का नाम दिल्ली। और सर्वनाम की बात करूँ तो मैं बोल दूंगा कि लड़के के लिए, मान लो मैं राम वहाँ जाता है, बोल दूँ कि वह वहाँ जाता है, तो राम की जगह पर क्या आ गया, वह आ गया, ठीक है ना। तो वह यहाँ पर मेरा सर्वनाम हो गया। तो ध्यान रखना, तो विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हो तो उसको हम बोलते हैं विशेषण। और विशेषण के प्रमुख प्रकार क्या निम्नलिखित है, मतलब कि जो इनके प्रकार की हम बात करने वाले हैं। तो पहला प्रकार यहाँ पर आ जाएगा गुणवाचक विशेषण, जो कि संज्ञा या सर्वनाम की क्या बता रहा हो, गुण बता रहा हो, क्वालिटी बता रहा हो, तो हमारा वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का क्या बताता है, बोध कराता है। एग्जाम्पल के लिए सफ़ेद कमीज, क्या बोला मैंने, सफ़ेद कमीज, तो सफ़ेद क्या है यहाँ पर विशेषण, और कमीज क्या है यहाँ पर, कमीज हमारी संज्ञा है, कमीज हमारी भाई संज्ञा है, ठीक है। कोई वस्तु ही तो है ये, और कैसी है, सफ़ेद, तो इसका रंग है ना भाई, रूप रंग के बारे में जो बता रहा है वो हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। आया समझ। आगे देखो, संख्यावाचक विशेषण, जो कि हमारा नंबर्स बता रहा हो, ठीक है। यह संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताता है, ठीक है ना, जो वस्तु कितनी है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो हमारा क्या आ जाएगा वहाँ पर, हमारा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। उदाहरण के लिए 3 सेब, सेब हमारा क्या है, सेब हमारा यहाँ पर संज्ञा है, नाउन है भाई, ठीक है। और 3 यहाँ पर संख्या हो गई, तो सेब कितनी है, 3 है। तो क्या बता रहा है, संज्ञा या सर्वनाम की हमें क्या बताता है, संख्या बताए, वो हमारा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला हमारा परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो परिमाण क्या हो जाएगा, जब ये किसी वस्तु की मात्रा को बताता है, वो वस्तु कितनी मात्रा में है, ठीक है, वो वस्तु कितनी मात्रा में कोई बताए, वो हमारा होता है परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि थोड़ा पानी, तो थोड़ा एक मात्रा है ना भाई, परिमाण है ना इसका, ये थोड़ा क्या परिमाण है, यानी कि वस्तु की मात्रा है। और पानी हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो पानी, थोड़ा पानी, तो पानी कितना है, थोड़ा है, तो थोड़ा यहाँ पर एक विशेषण है, ठीक है भाई, समझ आ रहा है। देखो अगला हमारा निश्चयवाचक विशेषण। तो निश्चयवाचक में हो जाएगा जब ये संज्ञा के निश्चय अनिश्चय का बोध कराता है, ठीक है, जो कि संज्ञा के निश्चय होने का या निश्चय का बोध कराता है, उसको हम क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक बोलते हैं। जैसे कि वही किताब, मैं बोल रहा हूँ वही किताब, एक होता है ना किस चीज़ को बोलते हैं, हाँ वही, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उसी की ही बात कर रहा हूँ, तो ये निश्चय है भाई, निश्चित ही है, उस वही किताब की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि वही चीज़ की बात हो रही है, तो ये निश्चित है। लेकिन अनिश्चय का बात है यार, शायद वो उसी की है, मैंने शायद यूज़ कर दिया, अनिश्चय है। तो जो क्या है, ऐसा विशेषण जो कि निश्चय और अनिश्चय का बोध कराता है संज्ञा की, वो हमारा निश्चयवाचक हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं, बोल रहा हूँ वही किताब, तो वही क्या है ये, तो वही यहाँ पर एक विशेषण है, ठीक है, ध्यान आपको रखना है। तो वही यहाँ पर क्या है, एक विशेषण है, किताब हमारी संज्ञा है। आगे समझ।
अगला हमारा संबंधवाचक विशेषण, ठीक है। तो ये संज्ञा के संबंध का बोध कराता है, ठीक है भाई, संज्ञा का संबंध क्या है तो बताता है, ठीक है। जैसे कि मेरे मित्र, तो मेरे यहाँ पर क्या है, विशेषण है, तो मेरे यहाँ पर क्या है, विशेषण है। और ध्यान रखना मेरे यहाँ पर सर्वनाम भी है, ठीक है, मेरे यहाँ पर सर्वनाम भी है ये। मेरे मित्र यानी कि मेरे क्या कारण संबंध का बोध करा रहा है भाई, मित्र क्या है, मेरे दोस्त हैं भाई वो, ठीक है। तो मेरा उनके साथ क्या संबंध दिखा रहा है, दोस्त का संबंध दिखा रहा है, तो मेरे मित्र, तो मेरे यहाँ पर हो जाएगा संबंधवाचक, यानी जो संज्ञा के संबंध का बोध कराए वो हमारा हो जाएगा संबंधवाचक विशेषण। अगला है हमारा क्वेश्चन, पद क्रम को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, यानी कि पद क्रम होता क्या है, ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो देखो पद क्रम का मतलब क्या होता है कि वाक्य में शब्दों का सही क्रम, ठीक है। जो वाक्य हमारा होता है ना, उनमें जो शब्द आते हैं उनको सही क्रम से लगाना, ठीक है। तो बताऊंगा आपको इसके बारे में। तो देखो हिंदी में जो वाक्य बनता है मेरे लिए कैसे बनता है, ये क्रम होता है कर्ता, कर्म और क्रिया, ठीक है ना भाई। इंग्लिश में इसका उल्टा होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर हमारा वर्ब होती है भाई, ठीक है, वर्ब आती है, फिर हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। तो कर्ता तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, कर्म हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और क्रिया हमारी वर्ब हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट से पहले हमारी वर्ब आती है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में क्या होता है, कर्म के बाद हमारी क्या आती है, क्रिया आती है। समझ आ गया आपको यहाँ तक, सबको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हमारा कर्म क्या होता है भाई वाक्य का, हिंदी में कर्ता प्लस कर्म और प्लस क्रिया। अगर ये फॉलो नहीं हो रहा है, अगर ये क्या है स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा है हिंदी में वाक्य का, तो वहाँ पर पदक्रम कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको यही बताना है कि पदक्रम का मतलब क्या होता है। तो इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं। तो देखो सही पदक्रम क्या, देखो राम स्कूल जाता है, ठीक है, तो राम हमारे यहाँ पे करता, ठीक है, स्कूल जाता है, ठीक है ना। तो राम यहाँ पर करता है, स्कूल कर्म है भाई, कर्म क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है वो, तो कर्म क्या हो जाएगा, स्कूल जाता है, और जाता है हमारी क्रिया, ठीक है ना। तो देख लो हमारा भाई राम हमारा करता, स्कूल कर्म और जाता क्रिया, तो बिल्कुल बना ना हमारा यहाँ पर देखो, करता क्या है यहाँ पर हमारा राम है, ठीक है, पीछे मैंने ये तो पढ़ा कर्म, कर्म हमारे यहाँ पर स्कूल है, ठीक है, और प्लस क्रिया यहाँ पर हमारे क्या जाता, तो राम स्कूल जाता है भाई, ठीक है। तो समझ आ गया, तो सही पदक्रम ही होगा। अब गलत पदक्रम की बात करूं तो स्कूल राम जाता है, ठीक है, स्कूल राम जाता है। देखो अब ये कर्म हो गया, ये कर्ता हो गया, ये हमारा क्रिया हो गई, देखो। तो इसमें क्या पदक्रम बिल्कुल गलत है, जैसे आपको मैंने पीछे बताया। तो यहाँ पर कर्म पहले आ गया फिर कर्ता आ रहा है, लेकिन क्या कर्ता पहले आता है फिर कर्म आता है फिर हमारी क्रिया आती है। तो इस वाक्य में पदक्रम सही नहीं है, जिससे क्या वाक्य का अर्थ गलत हो जाता है, ठीक है। तो पदक्रम आपको समझ आ गया, पदक्रम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संज्ञा और उसके प्रकारों पर प्रकाश डालिए। संज्ञा क्या होती है और उसके प्रकार आपको बताने हैं। देखो संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु या भावना या गुण का नाम है, ठीक है ना। संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु या भावना का नाम या गुण का नाम, ठीक है, नाम है, यानी कि मेनली इन व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम, ठीक है ना। और ये शब्दों का वह वर्ग है जो कि किसी चीज को संदर्भित करता है, ठीक है। तो किसी चीज ना किसी चीज को ये बता रहा होता है। संज्ञा के प्रकार की हम बात कर लेते हैं। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं, ठीक है, कहते हैं नाउन हम कहते हैं, ठीक है ना भाई, ध्यान रखना है आपको। तो संज्ञा प्रकार हम देखते हैं। तो पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यह किसी विशिष्ट व्यक्ति या स्थान का नाम, जैसे राम, दिल्ली। तो व्यक्तिवाचक क्या हो जाएगा, जो किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में बता रहा हो, स्थान के बारे में बता रहा हो, तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा वो हो जाता है। आगे हम बात करें जातिवाचक संज्ञा, किसी वर्ग या जाति का नाम बताए, जैसे कि मनुष्य या पुस्तक, ठीक है ना। अब यहाँ पर पुस्तक, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, जो मेनली किसी उसके पूरे ग्रुप को बता दे, ठीक है, वर्ग या जाति का नाम हो जाएगा। अब जैसे मनुष्य है, मनुष्य की एक जाति है, ठीक है ना, मनुष्य एक वर्ग है, तो मनुष्य एक जाति हो गया। पुस्तक भी क्या है, पुस्तकों का एक वर्ग हो गया। पुस्तक में सारी पुस्तकें आ गई ना, मैं कुछ नाम को स्पेसिफाइड कर दूंगा तो मेरा वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन मैंने पुस्तक लिख दिया तो मेरा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आ गया समझ। अगला आ जाता है हमारा भाववाचक संज्ञा। तो किसी भाव या गुण का नाम, जैसे कि खुशी, वृद्धि। तो भाव यानी कोई फीलिंग्स के बारे में जो बता रहा है, ठीक है, हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है हमारा, तो किसी समूह या संगठन का नाम, कोई समूह या संगठन का नाम क्या हो जाएगा, हमारा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, जैसे कि सेना, परिवार, ठीक है भाई, समझ आ गया। तो हमारे क्या हो जाएंगे, संज्ञा के प्रकार हो जाएंगे। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे।
अगर देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, संप्रेषण को स्पष्ट करते हुए भाषिक संप्रेषण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन, ठीक है ना भाई, इंग्लिश में यानी बातचीत। तो संप्रेषण को स्पष्ट करते हुए क्या बताना है, भाषिक संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो देखो संप्रेषण मतलब बताया मैंने आपको, कम्युनिकेशन होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है, विचारों, भावनाओं, जानकारियों और सूचनाओं का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आदान प्रदान, ठीक है। और यही प्रक्रिया क्या, मौखिक यानी बोलकर भी हो सकती है भाई, लिखित भी हो सकती है, और संकेतों द्वारा, बताया था मैंने संकेत क्या होते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा भी हो सकती है, ठीक है ना। तो हमारा संप्रेषण का एक क्वेश्चन का पोर्शन तो हो गया हमारा संप्रेषण। भाषिक संप्रेषण की प्रक्रिया आपको बतानी है, ठीक है। तो देखो भाई, भाषिक संप्रेषण मतलब कि कुछ भी, कोई भी भाषा है, ठीक है, हमने उसमें कुछ बोला, ठीक है, कम्युनिकेशन करा, अब उसके वो कुछ विचार होंगे तो उसकी उत्पत्ति होगी, यानी कि भाषा कुछ भी हो सकती है, हमारे संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए कुछ विचार होंगे, उसकी उत्पत्ति होगी, फिर उस दूसरे के पास जाएगा, वो उसको किस सेंस में इसको यूज़ करता है, फिर वो आगे जाएगा, मतलब किस कंटेक्स्ट में वो उसको समझता है, ठीक है। तो यही हमारी होती है भाषिक संप्रेषण की प्रक्रिया। तो उसको हम देख लेते हैं। तो विचारों की उत्पत्ति होगी सबसे पहले, तो ये पहला चरण होता है भाषिक संप्रेषण का, जिसमें क्या होता है, भेजने वाला यानी कि प्रेषक कहते हैं। भेजने वाले को हम क्या कहते हैं, प्रेषक। अगर आप कोई पत्र भेजते हो तो पत्र आपने भेजा तो आप क्या कहलाओगे, प्रेषक कहलाओगे, ठीक है ना। तो जिसमें क्या होता है, भेजने वाला होता है। तो ये पहला चरण क्या होता है, जिसमें भेजने वाला क्या अपने मस्तिष्क में एक विचार उत्पन्न करता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई विचार होता है जो उत्पन्न करेगा, ठीक है। और ये विचार किसी विषय, सूचना या भावनाओं के बारे में हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बता दिया वैसे विचार होगा, जो कि पहला उसका चरण होगा भाषिक संप्रेषण का, ठीक है। उसके बाद संदेश निर्माण है, ठीक है। तो इस चरण में क्या होता है, विचार को एक संरचित रूप दिया जाता है, इसे क्या भाषा, शब्दों, संकेतों या अन्य माध्यमों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। एक विचार आया, उसको क्या अपने अलग संदेश का निर्माण करोगे, चाहे वो मौखिक हो सकता है, भाषा, शब्दों से, संकेतों से दूसरे तक पहुंचाओगे, ठीक है ना, संदेश को। संचरण मतलब ये चरण क्या होता है कि जब संदेश भेजने वाला व्यक्ति इसे किसी माध्यम से, मौखिक रूप से बोलकर, लिखित रूप में लिखकर या किसी अन्य माध्यम के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, ठीक है। देखो विचार आया, संदेश का निर्माण करा भाई कि हाँ ये संदेश है, इसमें ये बातें हैं, शब्द वाक्य में उसको पिरोया। उसके बाद संचरण यानी किस रूप में उसको भेजना है, मौखिक रूप से भेजना है या लिखित रूप में भेजना है या किसी अन्य माध्यम से उसको भेजना है, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा हमारा संचरण, ठीक है, संचार, ठीक है, ध्यान रखना। अगला है हमारा स्वीकरण, ठीक है। तो ये वह चरण होता है जब प्राप्तकर्ता, ठीक है, यानी कि संप्रेषण का दूसरा पक्ष, संप्रेषण के एक पक्ष तो ये हो गया भाई क्या, प्रेषक। संप्रेषण के दो पक्ष, पहला प्रेषक, दूसरा प्राप्तकर्ता, ठीक है भाई, समझ आ गया। तो संप्रेषण का दूसरा पक्ष प्राप्तकर्ता हो जाएगा। तो जो संदेश को प्राप्त करता है और उसे क्या समझने की कोशिश करता है भाई, जो संदेश उसके मन में विचार आया, संदेश बना, वो दूसरे के पास भेजा, किसी माध्यम से भेज सकते हैं, जिसको भेजना था उसने स्वीकार किया, अब उसको वो समझने की कोशिश करेगा, उसने क्या समझा, जो भेजा उसी को उसी तरह समझ लिया, कुछ अलग उसका मतलब निकाले तो उसके ऊपर है जिसने उसको प्राप्त करा है, ठीक है भाई। तो देखो संदेश का डिकोडिंग यानी कि संदेश को समझ रहा है, उसको डिकोड कर रहा है वो, तो यहाँ पर क्या करेगा, प्राप्तकर्ता उस संदेश को समझता है और उसे अपने संदर्भ में क्या करता है, व्याख्यायित करता है, ठीक है। तो उसको क्या अपने संदर्भ, अपने कंटेक्स्ट में समझता है, जितनी उसकी नॉलेज होगी, जैसा वो समझदार होगा या समझता होगा तो उसी संदेश को वो ऐसा ग्रहण करेगा, ठीक है। तो उसको हम बोले संदेश का डिकोडिंग करना, ठीक है। उसके बाद है प्रतिक्रिया, भाई संदेश को समझ लिया, डिकोड कर लिया, उसकी प्रतिक्रिया, तो ये उसका ये भाषिक संप्रेषण, ठीक है भाई, हम पढ़ते हैं ना भाषिक संप्रेषण का ये अंतिम चरण है, ठीक है। तो भाषिक संप्रेषण का ये अंतिम चरण है, ठीक है। तो देखो जिसमें क्या प्राप्तकर्ता प्रेषक को अपनी प्रतिक्रिया देता है, प्रेषक भाई भेजने वाला तो उसको प्रतिक्रिया देगा, फीडबैक देगा कि वह संदेश को कैसे समझा, उसने क्या समझा, और ये मौखिक, लिखित और किसी संकेत के माध्यम से भी हो सकता है, जो वो प्रतिक्रिया अपनी देगा उस संदेश के लिए, वो मौखिक, लिखित और किसी संकेत के माध्यम से भी हो सकती है। आपको समझ आ गया होगा, ठीक है भाई। और देखो भाई भाषिक भाषिक जो संप्रेषण है, इसकी जो प्रक्रिया को क्या सुचारू रूप से कार्य करने के लिए है क्या, सही भाषा का प्रयोग होना चाहिए, सटीक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए और स्पष्ट संदेश का उपयोग की आवश्यकता है। सटीक शब्द, सही भाषा और स्पष्ट संदेश होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी क्या भाषिक संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से अच्छे तरीके से हो पाएगी, संदेश अच्छे से पहुंच पाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा टिप्पणियाँ, ठीक है। तो आपके जो एग्जाम होता है उसमें सेक्शन आते हैं, मान लो कि 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके कुछ क्वेश्चन 10 मार्क्स के तो आते हैं, जब आपको लिखने होंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको टिप्पणियाँ भी आते हैं, टिप्पणियाँ आपको 4 या 5 मिलेंगी, ठीक है। तो उसमें से आपको 2 करनी होती है, कितनी करनी होती है,
दो करनी होती हैं। तो आपके जितनी भी इंपॉर्टेंट जो हर साल रिपीट हो रही है वो करा देता हूँ मैं आपको। आपके एग्जाम में आपको दो ही टिप्पणी करनी होगी और एक साथ 5 मार्क्स की होती है, ठीक है ना। 50 मार्क्स का आपका ये पेपर आएगा, 18 आपको लाने होते हैं। आया समझ? तो ध्यान रखना, 50 मार्क्स के पेपर 18 लाने होते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको टिप्पणियाँ लिखना भी आती है। तो टिप्पणियों की बात हम कर लेते हैं। तो पहले टिप्पणी लिखनी होती है भाई, ऐसा क्वेश्चन आता है भाषा में प्रतीक व्यवस्था, यानी भाषा में प्रतीक का प्रयोग। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पहला इसके ऊपर टिप्पणी लिखनी होगी, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिखना होगा कि भाषा एक प्रतीकात्मक प्रणाली है, ठीक है ना। भाषा भाई, जब भाषा कोई है तो प्रतीकों के रूप में लिखिए। अगर मैं का बोल रहा हूँ ना, तो ये भी ये क्या है, प्रतीक है। ये का आवाज़ जो आ रही है ना का, तो का के लिए जो आवाज़ आ रही है तो उसके लिए प्रतीक, इस प्रतीक का यूज़ किया गया है, ठीक है ना। अगर मैं खा बोल रहा हूँ तो खा एक ध्वनि है, तो उसके लिए खा जो यूज़ किए प्रतीक है, ठीक है। समझ आ गया मैं जो कहना चाह रहा हूँ? तो याद ध्यान रखना, भाषा में प्रतीक व्यवस्था की एक प्रतीकात्मक प्रणाली जिसमें शब्द और ध्वनियाँ वास्तविक वस्तुओं, भावनाओं और विचारों को क्या प्रतीकात्मक रूप से दर्शाती है। वस्तुओं को, भावनाओं को, विचारों को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाना क्या हो जाएगा हमारा भाई, प्रतीकात्मक प्रणाली होती है, ठीक है। समझ आ गया? उदाहरण के लिए पेड़ शब्द का उपयोग हम उस वास्तविक पेड़ को दर्शाने के लिए करते हैं। भाई पेड़ है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, हमारे विचार हो गया। कोई वस्तु है, पेड़ एक वस्तु हो गई, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, पेड़ हमने लिखा, तो ये क्या है, उस वस्तु को, वास्तविक वस्तु को दर्शाने के लिए हम क्या जाता है, पेड़ शब्द को जब हम लिखते हैं। तो पेड़ जो पढ़ेगा तो वो पेड़ के इमेज उसके दिमाग में बन जाएगी, ठीक है ना। ध्यान रखना, जिससे कि हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात हो गई। और ये जो प्रतीक व्यवस्था होती है विभिन्न भाषाओं में अलग अलग होती है भाई, भिन्न होती है, ठीक है। लेकिन हर भाषा में शब्द और उनके अर्थ के बीच एक प्रतीकात्मक संबंध होता है, ठीक है। हर भाषा में अलग अलग होता है, लेकिन हर भाषा में शब्द और उसके अर्थ के बीच में एक प्रतीकात्मक संबंध होता है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद लिपि प्रतीक, ठीक है ना। लिपि यानी समझते हो जिसमें क्या कोई भाषा लिखी जाती है, ठीक है। कोई भी हिंदी है तो हिंदी की जो लिपि वो कैसी है, देवनागरी, ठीक है ना, देवनागरी। तो देवनागरी लिपि है, तो देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है, तो लिपि प्रतीक होता है, ठीक है। जब हम क खा लिख रहे हैं तो कैसा प्रतीक है ये, लिपि प्रतीक है, ठीक है ना। ये जो क और खा जैसे हम लिखते हैं ये देवनागरी से लिए गए हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो लिखित भाषा में क्या शब्दों का प्रतीकात्मक रूप होता है। उदाहरण के लिए हिंदी में का एक प्रतीक है जो ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है। समझ आ गया भाई? तो का एक प्रतीक है जो ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, लिपि प्रतीक हो जाएगा हमारा क ख ग, तो हमारे लिपि प्रतीक हो जाएंगे। और प्रतीक व्यवस्था क्या भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। अगर ये देवनागरी लिपि का हम यूज़ ना करें तो हिंदी भाषा का विकास हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना आपको। और क्योंकि एक मात्र तरीका जिससे कि अमूर्त विचार और अवधारणाओं को व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। विचारों को व्यक्त करने का तरीका यही है, ठीक है, प्रतीकों के माध्यम से। उसके बाद है वर्ण और लिपि, ठीक है ना। तो वर्ण यानी लेटर्स, ठीक है, और लिपि यानी स्क्रिप्ट भाषा के मूल तत्व होते हैं भाई। भाषा में, भाषा क्या, शब्द होंगे, शब्द कैसे बने, वर्ण से बने, ठीक है। और जो भाषा से क्या बनेगी, भाषा बनेगी, और उससे जो भाषा लिखी जा रही है वो किसी लिपि से लिखी जा रही है, ठीक है। हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं तो वो लिखे जा रहे हैं, उसमें जो प्रतीक यूज़ हो रहे हैं वो उसी लिपि से लिए होंगे जो उस भाषा की लिपि होगी, ठीक है। जैसे हिंदी की देवनागरी, तो देवनागरी से अक्षर लिए गए होंगे, तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये भाषा के मूल तत्व होते हैं वर्ण और लिपि। तो वर्ण देखो क्या होते हैं, तो वर्ण क्या, ध्वनियों को प्रकट करने वाले छोटे छोटे घटक हैं। ध्वनियों को प्रकट करने वाले क ख ग क्या है, हमारे वर्ण है। तो ध्वनि जो है क की ध्वनि, ख की ध्वनि, तो क्या कर रहे हैं, प्रकट करने वाले छोटे छोटे घटक है। और हिंदी में इन्हें दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, बता चुका हूँ। जो वर्ण को हम दो भागों में बांटते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन, ठीक है ना। स्वरों की संख्या कितनी, 11 होती है। और वहीं बात करूं व्यंजनों की संख्या, तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है, आपको पता है, ठीक है। अगला आता है हमारा लिपि। तो लिपि क्या होती है, लिपि वह प्रणाली होती है जिसके माध्यम से हम ध्वनियों या विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करते हैं। कोई विचार है, कोई ध्वनि है, उसको हम लिखित रूप में प्रकट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा लिपि हो जाता है, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है, ये जो अक्षर आप देख रहे हो ज स के माध्यम है, ये माध्यम मा आ रहा है, ध आ रहा है, य है, सबके देवनागरी लिपि से लिए गए हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, तो लिखित रूप में ही तो आ गया है ये, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम क्या ध्वनियों और विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करते हैं। और हिंदी भाषा की लिपि का देवनागरी है, जो जो ध्वन्यात्मक होती है, ठीक है, ध्वनि होती है, लेकिन इसको हम लिखित कर देते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या, प्रत्येक ध्वनि के लिए एक प्रतीक या अक्षर होता है। जैसे क से का ध्वनि का बोध होता है। आया समझ?
उसके बाद हमारा कर्म कारक, ठीक है। कर्म कारक क्या होता है? तो कर्म कारक वह कारक है जो वाक्य में क्रिया के फल या परिणाम को बताता है। क्रिया के फल को बताएगा, परिणाम को बताएगा, तुम्हारा कर्म कारक होता है। सरल शब्दों में कहूँ तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहा जाता है, ठीक है ना। जिस पर भी क्या है क्रिया का प्रभाव पड़ेगा उसको हम कर्म कहते हैं। तो उदाहरण के लिए मैं बात करूं, राम खाना खाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्म क्या है? इस वाक्य में जो खाना है ना वो क्रिया का कर्म है। देखो खाता यहाँ पर क्रिया है हमारी, ठीक है, ईट, ठीक है। तो खाना यानी कि तो खाता का प्रभाव किससे पड़ रहा है? खाना पर, ठीक है। तो कर्म क्या है? इस वाक्य में जो खाना है वो क्रिया का क्या है? कर्म है। तो खाता एक क्रिया है, क्रिया का कर्म क्या है? खाना, ठीक है ना भाई। तो क्या जो फल या परिणाम है, तो क्रिया एक, जैसे हमारा खाता है तो कर्म क्या होगा यहाँ पर? तो खाता जो क्रिया है इसका फल क्या हो जाएगा? खाना, ठीक है भाई। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर यही बोला है क्योंकि क्रिया का खाना खाना, ठीक है, का असर इस पर हो रहा है, ठीक है ना। हिंदी में कर्म के प्रकार होते हैं, जैसे कि हमारा एक साक्षात कर्म होता है, दूसरा हमारा होता है एक अपदान कर्म, ठीक है ना। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं साक्षात कर्म की। तो जब क्रिया का फल या परिणाम प्रत्यक्ष होता है, क्या बोला मैंने? साक्षात कर्म में जब क्रिया का फल या परिणाम डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है, प्रत्यक्ष होता है, तो उसको हम बोलते हैं साक्षात कर्म। जैसे कि यहाँ मैं बात करूँ, सीता किताब पढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? पढ़ती एक हमारी क्रिया हो गई, किताब हमारा कर्म हो गया, ठीक है। पढ़ना है भाई, किताब को ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर्म क्या है? हमारा किताब है। तो क्रिया का क्या है? प्रभाव क्या पड़ रहा है? किताब पे पड़ रहा है। तो ध्यान रखा भाई, यहाँ किताब क्या है? कर्म है, मैंने बता दिया, ठीक है। तो क्रिया का जिस पर क्रिया का जो फल होता है, जो प्रभाव पड़ता है, उसको हम कर्म कारक बोलते हैं। तो साक्षात कर्म में क्या होता है? जिसमें फल या परिणाम प्रत्यक्ष होता है। समझ आ गया भाई? अपदान कर्म में क्या हो जाएगा? जब क्रिया का फल अप्रत्यक्ष या माध्यम से होता है, यानी अप्रत्यक्ष माध्यम से होता है। जैसे कि राम ने दोस्तों से कलम ली है, देखो अप्रत्यक्ष है, राम ने दोस्त से कलम ली है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या? दोस्त अपदान कर्म है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट थोड़ी प्रभाव पड़ रहा है। तो राम ने दोस्त से कलम ली, यानी कि ली यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक क्रिया हो जाएगी, ठीक है ना, क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट है, ठीक है ना। तो राम ने क्या ली? दोस्त से। अगर राम ने क्या बगल से ली होती तो ये डायरेक्ट होता, ठीक है, अपने आसपास से ली होती, लेकिन दोस्त से ली तो दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष हो जाएगा। तो ये अपदान कर्म होता है हमारा, ठीक है। आ गया समझ? तो यहाँ पर हमारी जो वीडियो है समाप्त होती है। आपको कैसे लगी कमेंट में बता सकते हैं। बाकी कुछ डाउट हो तो भी कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको डिटेल नोट्स पढ़ने हैं तो आपको मिल जाएंगे हमारी इस वेबसाइट पर eklavya.com। अगर आपको असाइनमेंट के सॉल्यूशन चाहिए, आपको असाइनमेंट बनाने हैं, तो आपको हमारी इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे ignofreeassignment.com। और असाइनमेंट जो रहेंगे बिल्कुल फ्री रहेंगे, कोई इनका चार्ज नहीं है। तो आप जाके इजीली बना सकते हो। टेलीग्राम को भी ज्वाइन आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।